हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है फिजिक्स में हमारी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही थी जो कि आज समाप्त हो जाएगी। अब स्टूडेंट आपको मैं जो हमारा बचाओ पोर्शन है फिजिक्स का वो पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से चल रहा है और आगे जाके देखा जाएगा बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे या फिर और पोस्टपोन होने वाले हैं, क्योंकि कोरोना वायरस इस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों। तो आपको भी सावधानी बरतनी है, अपने घर पर रहना है, क्योंकि घर पर रहोगे सेफ रहोगे, ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आप सभी जानते हो बच्चों कि इस टाइम जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि पूछो मत। एक एक दिन में बच्चों 2-2 लाख पेशेंट निकल रहे हैं। तो आप सभी घर बैठकर स्टडी कर सको, इसके लिए अनअकैडमी ने अपना सेल्स ऑफर लॉन्च कर दिया बच्चों। और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स बच्चों पढ़ाने वाले हैं, जो इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हो। तो ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत कहाँ पड़ेगी। और यहाँ पर एक और सुनहरा अवसर आपके लिए ये बच्चों कि अगर आप अनअकैडमी पर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलेगा। और अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलेगा। और अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए 4 मंथ्स का एकदम फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखी है। आप क्लास 10th में हो, 9th में हो, 6th में हो, किसी भी क्लास में हो उस पर क्लिक करो और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। और आपकी जो भी शिकायतें हैं बच्चों, वहां पर आप एक ऑप्शन होता है टॉक टू एन एक्सपर्ट, तो वहां पर आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हो और वो आपके सारे सवालों को जवाब देंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आपको सॉल्यूशन के रूप में मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो ऑफर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, केवल और केवल शुरुआती 1000 लर्नर्स के लिए है, ठीक है ना। केवल 1000 लर्नर्स के लिए है। तो अगर आप जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन पर क्लिक करो। जिस क्लास में उसी पर क्लिक करना। और अगर आपकी कोई भी दिक्कत रहती है तो आप वहां पर हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, अनअकैडमी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे बात कर सकते हो, तो आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो आज मैं आपको बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64 से लेकर 76 तक सारे के सारे क्वेश्चंस आज मैं कराने वाला हूं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा दीजिए। देखो जो परमाणु होते हैं बच्चों, परमाणु है या फिर मौलिक कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इनके जो द्रव्यमान होते हैं बच्चों बहुत ज्यादा कम होते हैं। इसी वजह से द्रव्यमान का एक और छोटा मात्रक बनाया गया है जिसको हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर यही लिखा है, जैसे मौलिक कण आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए, परमाणु हो गए, नाभिक हो गए, इनके जो द्रव्यमान है बच्चों बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। इसलिए द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक बनाया गया है जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करेगा तो ये हमारी डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। क्या है डेफिनेशन? कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो जो कार्बन परमाणु है उसके द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है। यहां पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एक एएमयू में कितने किलोग्राम होते हैं। तो एक एएमयू बराबर होता है बच्चों 1.66 गुणा 10⁻⁻27 kg। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक एएमयू में कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो यहां लिखोगे 1 AMU इज इक्वल टू होता है बच्चों 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाता है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं, तो कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एएमयू में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होते हैं। और अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो एक एएमयू में बच्चों 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। कितने होते हैं? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाभिक की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस से क्या तात्पर्य है, समझना बच्चों। कोई नाभिक है तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनको संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। अगर हम इन न्यूक्लियनों को अलग अलग करना चाहते हैं तो जितनी हमें बाहर से ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जितनी ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ेगी, अगर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना चाहते हैं तो हमें जो बाहरी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उस ऊर्जा को ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहा जाता है। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियन का मतलब बच्चों क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। अब एक चीज और आप याद रखना, किसी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है बच्चों वो जितनी ज्यादा होगी,
अब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है एक दूसरे से अगर अच्छी तरह से बंधे हुए, एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, तो हमें उन्हें अलग करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। तो जो नाभिक स्थायी है, जो नाभिक ज्यादा स्थायी हैं, उनकी बंधन ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। तो किसी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो ये भी बताती है कि नाभिक हमारा स्थायी है या फिर अस्थायी है। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, जितनी अधिक होगी बच्चों, उसकी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम अलग अलग करना चाहते हैं तो उन्हें अलग अलग करने के लिए जितनी बाह्य ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ेगी, जितनी ऊर्जा हमें लगानी पड़ेगी, उसी को बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है। समझ में आ गया ना? दिक्कत तो नहीं है, तो वो तो बता दें। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा। अगर मैं नाभिकीय संलयन, देखो आप सभी को पता होगा परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। क्वेश्चन याद रखना जो मैं बोलने वाला हूं। जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है, जो परमाणु बम से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। हमारे सूर्य में जो ऊर्जा का सोर्स है, स्रोत है, उसका रीजन भी नाभिकीय संलयन की क्रिया है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर है, वो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, किस पर? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों आपको याद रखनी है। नाभिकीय संलयन कहते किसे हैं? तो देखो, जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, बहुत सिंपल सा यार, दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर बाहरी नाभिक बनाने की जो क्रिया है उसी को बच्चों नाभिकीय संलयन कहा जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको सही तरह समझा देता हूं बच्चों। ड्यूटेरियम है 1s2 होता है, 1h2 प्लस 1h2 इज गिवेन यू 1h3 प्लस 1h1। समझना अच्छे से, जो ड्यूटेरियम के दो परमाणु हैं ये आपस में मिलकर ट्राइटियम और यहाँ पर प्रोटियम बनाते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम शायद सभी को पता होगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। और इसके साथ साथ हमें 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी प्राप्त होती है। कितनी? 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी प्राप्त होती है। बट यार आगे क्या होता है बच्चों? आगे क्या होता है कि ये जो 1s3 है, 1s3 फिर ड्यूटेरियम के एक परमाणु से जुड़ता है और यहाँ पर हमको मिलता है बच्चों 2He4 प्लस 0N1 प्लस 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 17.6। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना बच्चों। देखो जैसे मैं करा रहा हूं वैसे आपको करना है, अपनी तरफ से कोई दिमाग मत लगाना, अदरवाइज आप गलती कर जाओगे। ठीक है, इस तरीके से क्रिया हुई। अगर आप इस रिएक्शन को कॉम्बिनेट करके लिखना चाहते हो, अगर इसको संयुक्त करके लिखना चाहते हो तो संयुक्त करके लिख सकते हो। ये बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब 1s2 आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर 3, तो यहाँ लिखोगे 1h2 प्लस 1h2 प्लस 1h2 इज गिवन यू। क्या गया है बच्चों? 2He4 बना, 2He4 प्लस 1H1 प्लस 0N1 प्लस एनर्जी को आपस में ऐड कर दो। एनर्जी हमारी कितनी हो गई अब? 17 और 4 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर आपने क्या देखा कि दो हल्के हल्के, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। इस चीज को याद रखना बच्चों। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हो 3 हल्के नाभिक हैं और इन्होंने मिलकर एक भारी नाभिक को बना लिया और इसके साथ साथ हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को बच्चों हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, ड्यूटेरियम के 3 परमाणु हैं, ये आपस में मिलकर हीलियम बना रहे हैं, प्रोटियम बना रहे हैं और न्यूट्रॉन बना रहे हैं। इसके साथ साथ 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी मुक्त हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? एक नाभिकीय संलयन है। नाभिक विखंडन में इसका उल्टा होता है। जब एक बड़ा नाभिक दो हल्के हल्के नाभिकों में, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, विघटित हो जाता है, तो उसको नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब टूटना, संलयन का मतलब जुड़ना। तो यहां पर जुड़ते हैं, वहां पर टूटते हैं। ठीक है, वहां पर भी एनर्जी मुक्त होती है और यहां पर भी एनर्जी मुक्त होती है, दोनों में ही एनर्जी मुक्त होती है। ठीक है बच्चों, तो ये है नाभिकीय संलयन। समझ में आ गया होगा? अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगला है बच्चों युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है, सही तरह समझना। देखो बच्चों, अगर कोई मैं पहले युग्म उत्पादन की बात करूंगा। जब कोई ऊर्जित का मतलब जिसके पास ऊर्जा है, तो जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटोन किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है।
समझना है इसको सही तरह। हमारे पास बच्चों एक ऊर्जित गामा किरण फोटोन है, ये किसी भारी पदार्थ पर गिरेगा, और जब ये भारी पदार्थ पर गिरेगा तो भारी पदार्थ में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो बहुत सारे न्यूक्लियस में से किसी एक नाभिक द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाएगा, और इसके पास जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा की वजह से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। इसी घटना को हम लोग युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर दिखाया गामा किरण फोटोन है, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस नाभिक द्वारा अवशोषित हो गया, और जितनी ऊर्जा इसके पास थी उसकी वजह से क्या हुआ, उस नाभिक से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, युग्म उत्पादन कहते हैं। रिएक्शन के रूप में भी आप इसको दिखा सकते हो, कैसे दिखाओगे, एच न्यू इज गिवन यू +1 बीटा 0 +-1 बीटा 0। ठीक है, इस तरीके से बच्चों इसको दिखाया जा सकता है। ठीक है ना, तो युग्म उत्पादन आपके समझ में आया। एक चीज और आप सभी याद रखना बच्चों, अगर हमें युग्म उत्पादन की क्रिया को दिखाना है तो जो आपका गामा किरण फोटोन है उसके पास कम से कम 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होनी चाहिए। अगर इससे कम ऊर्जा है तो जो फोटोन है बच्चों, जो गामा किरण फोटोन है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर कॉम्पटन प्रभाव रिप्रेजेंट करेगा, ना कि युग्म उत्पादन। इस चीज को आप सभी याद रखना। तो जो भी गामा किरण फोटोन है उसके पास कम से कम 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होनी चाहिए। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। तो जब भी कोई गामा किरण फोटोन किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो भारी पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा उसे अवशोषित कर लिया जाता है, और उसकी ऊर्जा से, किसकी, गामा किरण फोटोन की ऊर्जा से हमें एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। इस घटना को बच्चों हम लोग, इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहा जाता है। रिएक्शन मैंने यहां पर दिखा दी, इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो, और इस डायग्राम को बना के आ जाना अगर बोर्ड में इसको पूछा जाता है तो तभी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बचे हुए क्वेश्चन जो है बच्चों वो मैं कराने वाला हूं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। बस आप सभी इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। ठीक है, अब युग्म विनाश को मैं बताऊंगा बच्चों। युग्म विनाश क्या है, इसका एकदम उल्टा मान लो। वहां पर क्या होता है कि जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो वो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, और उनकी जगह पर दो गामा किरण फोटोन की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसको कहते हैं युग्म विनाश। क्या कहा जाता है, युग्म विनाश। ठीक है ना, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आपने इसको समझ लिया तो उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, पी टाइप अर्धचालक है, एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक क्या होते हैं, एन टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक क्या होते हैं, एंड जो ऊर्जा बैंड हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये भी है बच्चों। जो लॉजिक गेट है या मूल लॉजिक गेट है वो कौन कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। अवक्षय परत क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी कराने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। अभी आप जान लीजिए युग्म विनाश के बारे में। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा, चौथा क्वेश्चन चल रहा होगा शायद। क्या है युग्म विनाश, डेफिनेशन मैं अभी आपको बता चुका हूं बच्चों, उसी टाइप से आपको लिखनी है। क्या लिखोगे, जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो वे परस्पर संयोग करके एक दूसरे को क्या कर देते हैं बच्चों, नष्ट कर देते हैं, विनाश करते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, तथा उनके स्थान पर दो गामा फोटोनों की उत्पत्ति हो जाती है। तो मैं यहां पर यही लिखने वाला हूं, बहुत सिंपल है। जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं, एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो वे परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। एक दूसरे का क्या किया, उन दोनों ने एक दूसरे का विनाश कर दिया, तथा उनके स्थान पर दो गामा फोटोनों की उत्पत्ति, दो गामा फोटोनों क्या हो जाती है बच्चों, उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, दो गामा फोटोनों की उत्पत्ति हो जाती है। देखो राइटिंग अगर टेढ़ी मेढ़ी हो तो एडजस्ट कर लेना, थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है। इस प्रक्रिया को युग्म विनाश कहते हैं। युग्म
विनाश कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? युग्म विनाश कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम सारी चीज़ें समझेंगे। देखो हमारे पास ये मान लो पॉजिट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, +1 बीटा 0 -1 बीटा 0। दोनों एक दूसरे के अत्यंत समीप आ चुके हैं, दोनों एक दूसरे के अत्यंत समीप आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे संयोग से पूर्व ऐसा हुआ है, जब तक दोनों एक दूसरे से संयोजित नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे से संयोजित हो जाएंगे तो इनकी जगह पर हमें 2 गामा फोटोन प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारा गामा फोटोन है और ये हमारा गामा फोटोन है, ये भी हमारा क्या है? गामा फोटोन। तो हमें 2 गामा फोटोन प्राप्त हो जाते हैं। और ये कब है बच्चों? संयोग के पश्चात, जब दोनों संयोजित हो चुके हैं, संयोग के पश्चात। यही तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो वो क्या करते हैं? तो वे परस्पर संयोग करके एक दूसरे से संयोजित होंगे और एक दूसरे का विनाश कर देंगे। और उनके स्थान पर क्या होता है बच्चों? हमें 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रोसेस को, इस घटना को, इस प्रक्रिया को युग्म विनाश कहा जाता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो रिएक्शन के थ्रू, +1 बीटा 0 +-1 बीटा 0। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 गामा फोटोन। क्या प्राप्त हुए? 2 गामा फोटोन हमें यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, गामा फोटोन प्लस गामा फोटोन। इस तरीके से बच्चों हमारी क्रिया हो जाती है। तो रटना नहीं है, समझना है आपको। समझोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और गामा फोटोन के पास ऊर्जा अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हो, दिखाना चाहते हो तो hν प्लस hν। गामा फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है? hν ऊर्जा। तो यहाँ लिखोगे गामा फोटोन, ये क्या है आपका? गामा फोटोन है। और ये भी आपका क्या है? गामा फोटोन है। इस तरीके से बच्चों हम युग्म विनाश के बारे में पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। कौन सा है बच्चों 5वां क्वेश्चन? वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। रेडियोएक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। बच्चों ये आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है, ये तो मैंने छोड़ दिया ऊपर। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम लिखिए। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम लिखिए। अब देखो ठोसों में जो ऊर्जा बैंड होते हैं बच्चों, उनके नाम हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ लिखोगे चालन बैंड। कौन कौन से होते हैं? चालन बैंड है आपका, चालन बैंड, संयोजी बैंड तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। इनको नाम याद रखना बच्चों, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अभी हमारे चैप्टर वैसे रह गया, थ्योरेटिकल में आपको इसको पढ़ाऊंगा, अच्छे से टेंशन मत लो यार। बोर्ड एग्जाम थोड़े से डिले हो गए तो आप भी रिलैक्स होकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगाओ पढ़ने में, अच्छे से उस चीज़ को कंप्लीट कर लो। तो ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम क्या है बच्चों? चालन बैंड, संयोजी बैंड तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं हो तो बता देना। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्या है? पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? इसमें आवेश वाहक क्या होते हैं? पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? इसमें आवेश वाहक क्या होते हैं? तो बच्चों देखो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक दोनों डेफिनेशन आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा पी टाइप एन टाइप अर्धचालक का है। तो पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर। डेफिनेशन अगर आप सही तरह समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। पी टाइप अर्धचालक की अगर हम बात करें बच्चों, तो वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में, देखो समझना, पी टाइप, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला। अब इसका मतलब क्या है समझना थोड़ा सा। वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है।
जाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। अब समझना है इसको। देखो अगर आपने अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, जर्मेनियम हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है Ge, ठीक है। और अगर हम शुद्ध अर्धचालक का एक डायग्राम बनाएं तो कुछ इस टाइप से बनता है। शायद सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैं आगे इसको बना दूंगा और यहाँ पर हर एक जगह हमारे G लगे रहते हैं, ठीक है। आपस में इलेक्ट्रॉन्स का इस तरीके से साझा भी करते हैं, ठीक है। ये हमारा शुद्ध अर्धचालक इस टाइप से डायग्राम बन जाता है। सेम प्रोसेस आगे भी होने वाला है, इसके साथ सेम होगा, ठीक है ना। आगे इसको यहाँ पर आप Ge दिखाओगे, यहाँ पर आप Ge दिखाओगे, ठीक है। ये प्रोसेस सेम चलता रहता है आगे, ठीक है ना, इस तरीके से। ये हमारा शुद्ध अर्धचालक है। अगर हमने शुद्ध अर्धचालक में कोई 3 संयोजकता वाला तत्व अपमिश्रित कर दिया, मिला दिया, इसमें 3 संयोजकता वाला तत्व जैसे जर्मेनियम है, अगर हमने इसमें एल्यूमिनियम मिला दिया, एल्यूमिनियम क्या है? एक त्रिसंयोजी तत्व है। अगर हमने इसमें 3 संयोजकता वाला तत्व मिला दिया, 3 संयोजकता वाला तत्व मिला दिया, तो ये क्या बन जाएगा? पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। और अगर हमने इसमें कोई पंचसंयोजी तत्व जैसे आर्सेनिक, जर्मेनियम में शुद्ध अर्धचालक हमारा कौन सा? जर्मेनियम है। अगर हमने इसमें कोई पंचसंयोजी तत्व जैसे आर्सेनिक मिला दिया, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा एन टाइप अर्धचालक, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है शायद, एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। समझना मैं जो समझाना चाहता हूं आप सभी को, एन टाइप अर्धचालक हमारा अगला क्वेश्चन है। तो वहां पर डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। वह अर्धचालक, एन टाइप की बात कर रहा हूं, जो शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला तत्व, बस यहां पर 3 की जगह आप 5 कर दोगे, 5 संयोजकता वाला तत्व वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। अब समझो बच्चों, जो हमारे पी टाइप अर्धचालक है, इसमें आवेशवाहक, पी टाइप अर्धचालक में जो आवेशवाहक होते हैं वो कोटर होते हैं। आवेशवाहक कौन होते हैं इसमें? कोटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हमारा एन टाइप अर्धचालक है, इसमें आवेशवाहक आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेशवाहक इसमें कौन होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। डेफिनेशन आप सेम बनाओगे। यहाँ पर मैं अब यहाँ पर Ge की जगह अगर त्रिसंयोजक, अगर मैं पी टाइप अर्धचालक की बात करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या दिखा दूंगा? एल्यूमिनियम को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पर अब कोटर दिखाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जगह कोटर आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पर आर्सेनिक दिखाऊंगा, तो उसमें तो बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 तो आपस में जुड़ जाएंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बच जाता है। तो जो एन टाइप अर्धचालक है उसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक कोटर्स होते हैं। तो अगर हमें पी टाइप अर्धचालक बनाना है तो हम शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी तत्व मिला देते हैं, और अगर एन टाइप अर्धचालक बनाना है तो उसमें हम कोई पंचसंयोजी तत्व मिला देते हैं, जिससे कि हमें एन टाइप अर्धचालक प्राप्त हो जाता है। पी टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक आपके कोटर होते हैं और एन टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। समझ में आ गया? 7 क्वेश्चंस में करा चुका हूं। एन टाइप अर्धचालक की डेफिनेशन इसी तरह बना लेना। वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला तत्व, 5 संयोजकता वाला तत्व कह सकते हो, अपद्रव्य कह सकते हो, अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। एन टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना लिख लेना और सारे क्वेश्चंस बेटा आज ही तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाएंगे, फिर बाद में मत रोना। स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलो इसको मिटा देते हैं बच्चों अब, और उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। सारे आएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए, बोर्ड एग्जाम नियर है बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आप देखो, एक चीज़ मैं आप बोलूँ, आप सभी कमेंट करते हो सर कैंसिल होने चाहिए बोर्ड एग्जाम। बेटा आगे जाके देखा जाएगा कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, जो भी होगा, बट आप तो अपनी स्टडी पर फोकस करो ना यार। आप स्टडी बंद क्यों कर रहे हो? अगर कैंसिल होंगे तो आपकी पढ़ाई बेकार चली गई क्या? ये बताओ। आगे जाके कहीं ना कहीं काम ही देगी ना बेटा ये। तो पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, टेंशन ना लो, कहीं ना कहीं इसका यूज आगे जाके हो ही जाएगा। जो कॉन्सेप्ट आज सीख रहे हो, इन फ्यूचर आप कहीं ना कहीं इसको यूज करोगे नहीं करोगे? तो थोड़े समझदार बनो, होशियार बनो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है? अब देखो नंबरिंग तो मेरे को ध्यान नहीं रहा है, यहाँ पे 7 थी शायद, 8वां है। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है? अब समझो बच्चों, देखो जब हम पीएन संधि डायोड की बात करते हैं तो पीएन संधि डायोड का डायग्राम होता है हमारा ये, इसको भी तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीएन संधि डायोड का डायग्राम कुछ इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। ये पी टाइप क्रिस्टल है और यहाँ पर ये एन टाइप क्रिस्टल है।
तो ये जो बना बच्चों हमारा, ये बना पीएन संधि डायोड का प्रतीक, पीएन संधि डायोड का ये प्रतीक है, पीएन संधि डायोड का प्रतीक है, ठीक है। लेकिन अवक्षय परत की बात उसने की है बच्चों। तो अवक्षय परत क्या होती है? जब हम पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल से मिलाते हैं, ये हमारा पी टाइप क्रिस्टल मान के चलो, ये क्या है? पी टाइप क्रिस्टल है, और ये हमारा एन टाइप क्रिस्टल है। ये क्या है? हमारा एन टाइप क्रिस्टल है। डेफिनेशन समझना बच्चों क्या होने वाला है। देखो एन टाइप क्रिस्टल में आवेश वाहक आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक आपके कोटर्स होते हैं। लेकिन जब इन दोनों को एक दूसरे से मिलाया जाता है तो प्रोटॉन पर, कोटर का मतलब प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो जहां पर एक दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वहां पर आवेश वाहक शेष नहीं रहते। तो ये जो स्थान होता है इतना, जहां पर दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये वाला जो स्थान है बच्चों, यहां पर आवेश वाहक शेष नहीं रहते, और इसी स्थान को बच्चों हम लोग अवक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षय परत। तो यहां लिखोगे पीएन संधि की दोनों तरफ का वह स्थान जहां आवेश वाहक शेष नहीं रहते अवक्षय परत कहलाता है। तो ये पीएन संधि डायोड का डायग्राम है। यहां पर मैंने अवक्षय परत को दिखा दिया है बच्चों। अवक्षय परत आखिर होती कहां पर है? इस अवक्षय परत में आवेश वाहक शेष नहीं रहते हैं। तो आप भी डेफिनेशन में यही लिखोगे कि पीएन संधि पर वह स्थान जहां आवेश वाहक नहीं पाए जाते अवक्षय परत कहलाती है। समझ में आया ना? ऐसे ही आपको वहां पर क्वेश्चन में लिखना होगा। लिख लेना मैंने जो बोला है। नवा क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है उसको समझ लीजिए। एलईडी का पूरा नाम लिखिए, एलईडी का पूरा नाम लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, कोई फालतू क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाला। एलईडी, इसका नाम है बच्चों पूरा लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड। जो 10वां क्वेश्चन है बच्चों उसको आपको तैयार नहीं करना है, जेनर डायोड आपके सिलेबस में नहीं बचा हुआ है। अगला है मूल लॉजिक गेटों के नाम लिखिए। मूल लॉजिक गेटों के नाम लिखिए। तो मूल लॉजिक गेट बच्चों आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूं। मूल लॉजिक गेट आपके 3 होते हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। ये आपके मूल लॉजिक गेट हैं तीनों के तीनों, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और गेट की सत्यता सारणी, बूलियन व्यंजक व प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो प्रतीक चिन्ह तो मैं आपको बना देता हूं कि आप कैसे बना सकते हो इनके प्रतीक चिन्ह सभी के, ठीक है। ऐसे ही बनाने हैं, अपनी दिमाग लगा के मत चलना, ठीक है ना। और वैसे मैं आपको ये गेट्स पढ़ाऊंगा अच्छे से, अभी टाइम बचा हुआ है थोड़ा सा। ए बी और ये हमारा वाई होता है। ये हमारे बच्चों इनपुट्स होते हैं, निवेशी जिनको कहते हैं, और ये हमारा आउटपुट होता है निर्गत, ठीक है। तो ये है हमारा और गेट। एंड गेट की बात करूंगा बच्चों, तो ये हमारा एंड गेट होता है जो मैं बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आप आउटपुट दिखाओगे और यहाँ पर आप इनपुट दिखाओगे। 2 सार्वत्रिक गेट भी होते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट, और जोर गेट भी होता है बट उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ए बी ये भी आपके क्या है? इनपुट हैं। एंड यहाँ पर है बच्चों आपका वाई जो कि आउटपुट होगा। ये है आपका एंड गेट। एंड एक आपको नॉट गेट तैयार करना है। क्या तैयार करना है? नॉट गेट, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल एक ही इनपुट होता है ए, एंड एक ही आउटपुट होता है आपका वाई। ये है आपका नॉट गेट। ये तीनों के प्रतीक हैं बच्चों, ठीक है। प्रतीक चिन्ह है और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट के। इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है। पीएन संधि डायोड के बारे में पूरा समझ लिए। और देखो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जब मैं पढ़ाऊंगा ना उस टॉपिक को, तब वहाँ क्लियर करा दूंगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, 2 तरह के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। उनमें भी चलो वो तो वहीं पर सीखना सारी चीज़ों को, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारी जो सीरीज है आज एंड हो चुकी है, और उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको समझ में आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोज़ का फ्री में फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।